और ये संत रविदास घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और इसके बाद सारनाथ की ओर रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए संत रविदास घाट, नरेंद्र मोदी संत रविदास वहां पर माल्यार्पण श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संत रविदास घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब जो आखिरी पड़ाव है इसके बाद सारनाथ का है। सारनाथ की ओर रवाना होंगे यहां से और फिर लेजर शो, लेजर साउंड एंड शो वहां पर जो है एक कार्यक्रम रखा गया है, उसको देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये संत रविदास घाट से सौंदर्यीकरण का काम चल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 23वां अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का 23वां दौरा है। लेकिन ये 23वां दौरा यादगार रहा उस लिहाज से क्योंकि देव दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 23वां उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा। और अभी संत रविदास घाट से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज जब उन्होंने संबोधित किया तो गुरुपूरब की भी शुभकामनाएं दी। आज जब संबोधित किया तो उन्होंने बौद्ध धर्म का भी जिक्र किया। आज जब संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो देव दीपावली का भी जिक्र किया और फिर संत रविदास घाट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहां से अब सारनाथ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर लेजर शो का आयोजन किया गया है, वो उनका आखिरी पड़ाव होगा। आपको बता दें काशी के 84 घाट है, 15 लाख दियों से रोशन किए गए हैं। जबरदस्त तैयारियां काशी में, आज बड़ा दिन काशी वासियों के लिए। और अब यहां से उनके एक दिवसीय जो 6.25 घंटे का आसपास जो काशी का दौरा उनका, संत रविदास घाट। संत रविदास हमेशा कहते थे व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर उसको सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो किस जाति में पैदा हुआ है, किस कुल में, किस परिवार में पैदा हुआ है। और इसीलिए संत रविदास ने कहा था ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। तो संत रविदास घाट और अब देखिए यहां से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सारनाथ जाएंगे। लेकिन संत रविदास घाट जो गए हैं प्रधानमंत्री, वहां पर जो श्रद्धा सुमन अर्पित की है प्रधानमंत्री ने, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर कोई चांडाल उस पर बात करने के लिए प्रोफेसर BN राय हैं जो कि IIT BHU के डीन स्टूडेंट अफेयर्स हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ पंडित दीपक दुबे भी हैं, ज्योतिष आचार्य हैं, वाराणसी से ही इस वक्त हमारे साथ हैं। आधार होने चाहिए किसी को, उनके पास जाएंगे। लेकिन ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाना जरूरी, संत रविदास घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा विरासत की जब आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 संबोधन आज हुए हैं जो है वो देश की धरोहर होती है। और यहां से अब आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रधानमंत्री, सारनाथ जाएंगे। भारत की जो संस्कृति, लेकिन आज 2 संबोधन जो हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने बड़ी बात कही कि कोरोना ने काफी कुछ बदला पर यहाँ की शक्ति भक्ति नहीं, यही अविनाशी काशी है। ये प्रधानमंत्री ने कहा यही अविनाशी काशी है। कोरोना ने काफी कुछ बदला, यहाँ की शक्ति भक्ति नहीं। कि गुण या कुल या जाति। प्रधानमंत्री ने काशी के कोतवाल की जय, कार्तिक मास का महत्व भी बताया, ऊर्जा से भरी अविनाशी काशी का भी जिक्र किया और साथ ही मां अन्नपूर्णा की 100 साल बाद वापसी का भी ऐलान प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि 100 साल से भी पहले माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति काशी से चोरी हो गई थी वो फिर वापस आ रही है। माता अन्नपूर्णा फिर एक बार अपने घर लौट रही है। उन्होंने विरासत का जिक्र किया, किस तरीके से काशी की सांस्कृतिक विरासत को, उसको संरक्षित करने का काम हमारी तरफ से किया गया, उसको संजो कर रखने का काम हमारी तरफ से किया गया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से संत रविदास घाट से निकले हैं। लेकिन ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए संत रविदास घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि अब संत रविदास घाट से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री सारनाथ की तरफ, जहां पर लाइट और लेजर शो का आयोजन, लाइट एंड साउंड शो वहां पर आयोजित किया गया है। अभी संत रविदास पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो है। आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही है, मैं वो लगातार आपको बता रहा हूं। आज मां अन्नपूर्णा की 100 साल बाद वापसी का ऐलान किया, काशी के नागरिकों को बताया देवता। उन्होंने कहानी भी सुनाई कि देव दीपावली क्यों मनाई जाती है। जब त्रिपुरासुर नामक दैत्य ने पूरे संसार को आतंकित, भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसका अंत किया था। आतंक, अत्याचार और अंधकार के उस अंत पर देवताओं ने महादेव की नगरी में आकर दिए जलाए थे, दिवाली मनाई थी। देवों की वो दीपावली ही देव दीपावली है।
उन्होंने कहा कि देवता कौन है? ये देवता तो आज भी हैं। संत रविदास known for uniting the society, the divisions that existed during his time, and और पूरे दिन का कार्यक्रम आज आपको पता होना चाहिए ताकि आप समझ पाएं कि ये दिन आज इतना खास क्यों रहा। और ये दीपावली, देव दीपावली, अयोध्या की दिवाली और काशी की देव दीपावली आज कैसे पूरी दुनिया तक पहुंची। काशी की धरती थी, बाबा विश्वनाथ का दरबार था और पीएम मोदी बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना में विलीन थे। प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति की तस्वीरें नई नहीं है, लेकिन यह मौका बेहद खास था। भोलेनाथ के त्रिशूल पर उनकी कर्मभूमि काशी विराजित है। उसके उद्धार का संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है। बाबा की धरती पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाते पीएम मोदी ने एक बार फिर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद दिया। इसके बाद गर्भगृह से पीएम मोदी बाहर आए और मंदिर प्रांगण से निकलते हुए उन्होंने उन कार्यों का जायजा लिया जो पूरे हो चुके हैं, जिनमें सबसे नया था वो रास्ता जिस रास्ते से होते हुए पीएम मोदी अलकनंदा क्रूज से उतरकर मंदिर परिसर तक पहुंचे थे। पहले वो रास्ता बहुत तंग था, लेकिन अब मंदिर परिसर के आसपास विकास कार्यों के साथ रास्तों को पहले के मुकाबले काफी विकसित किया गया है। पहली बार वे गंगा मार्ग से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और उनकी इस यात्रा का हर पल मनमोहक था। इससे पहले पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचने के लिए अलकनंदा क्रूज की सवारी की थी। पीएम मोदी और सीएम योगी अलकनंदा क्रूज से ललिता घाट पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास कार्यों का जायजा लिया। विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोले के बहुत बड़े भक्त हैं, आप जानते हैं। और आज वही हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की समीक्षा करने के बाद सबसे पहला पड़ाव बाबा विश्वनाथ के दर्शन। तो पीएम मोदी पतित पावनी गंगा की लहरों के साथ चलते हुए जगमगाती काशी की भव्यता को एक टक निहार रहे थे। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के साथ आज की तकनीक का यहां वो तालमेल दिखा जिसने पीएम मोदी का दिल जीत लिया, काशी का दिल जीत लिया, आपका और हमारा दिल जीत लिया। अपने जहन में हर नजारे को जीते पीएम का ये कारवां आगे बढ़ रहा था और हर नई तस्वीर का पीएम ने बाहें खोलकर स्वागत किया। और आखिरकार वो लम्हा भी आया जब देव दीपावली का पहला दीप पीएम मोदी ने प्रज्वलित किया। मानो काशी की धरती से वो ये संदेश देना चाह रहे हैं, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतम गमय। विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। देखिए, इस खूबसूरत सांस्कृतिक संध्या से पहले आज दोपहर 2:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे। इसके बाद उन्होंने प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज राजमार्ग के 6 लेन हाईवे का लोकार्पण किया। शिवनगरी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत हर हर महादेव के साथ की। छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। महादेव की नगरी में प्रधानमंत्री का विकास मंत्र। काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। हर हर महादेव।
देश बदलने के लिए बनारस में ब्लूप्रिंट। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से होगा कायाकल्प। देश का विश्वास, मोदी रचेंगे इतिहास। बनारस के विकास से बम बम काशी। वाराणसी को बदलने की ये शुरुआत गवाही देती है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। आज वाराणसी की धरती पर 23वीं बार प्रधानमंत्री मोदी ने कदम रखा। कोरोना काल में पहली बार काशी पहुंचे पीएम ने पहुंचते ही बदलते काशी की नींव पर मोहर लगानी शुरू कर दी। बनारस दौरे पर सबसे पहले खजूरी गांव पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी ने वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे का उद्घाटन किया। इस हाईवे के उद्घाटन के बाद अब वाराणसी से प्रयागराज की दूरी मात्र 1.25 घंटे में तय की जा सकेगी। विकास के साथ विरासत को सहेजने का संकल्प प्रधानमंत्री ने सांसद बनते ही लिया था। वो विरासत जिसके गवाह न सिर्फ काशीवासी बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बाबा का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु भी हैं। 70 किलोमीटर से ज्यादा का वो सफर अब आराम से होगा। काशी के सुंदरीकरण के साथ साथ यहां की कनेक्टिविटी पर जो काम हुआ है उसका लाभ अब सब दूर दिखाई दे रहा है। विशाल पांडे, वाराणसी, जी मीडिया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब क्रूज के जरिए संत रविदास जो है घाट पहुंचे, वहां पर संत रविदास में जब वहां पर माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उसी दौरान जी मीडिया संवाददाता ठीक वहीं पर मौजूद थे। उनकी रिपोर्ट देखिए आप। हम इस वक्त गंगा की गोद में मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अलकनंदा क्रूज में सवार होकर गंगा घाटों पर देव दीपावली देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी क्रूज में बैठे हुए हैं और गंगा घाटों पर लगातार देव दीपावली देख रहे हैं, दियों की रोशनी देख रहे हैं, काशी की देव दीपावली के साक्षी बन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजघाट से उनका क्रूज चलना शुरू हुआ है जो कि संत रविदास घाट तक जाएगा और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट पार करते हुए और उसके आगे बढ़ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। गंगा के दोनों तरफ आपको लाखों दिए जलते हुए इस वक्त दिखाई पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में इस वक्त इसी देव दीपावली को देख रहे हैं और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर मौजूद है, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जो यहां पर इस वक्त नाव में बैठे हुए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है क्रूज वाला और दूसरी तरफ जो नाव में आम श्रद्धालु देव दीपावली देखने आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ अलकनंदा क्रूज में सबसे आगे वहां पर आप देखिए खड़े होकर इस वक्त लोगों से मुलाकात करते हुए। सचमुच देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस्सा भी इससे पहले सुनाया। 2013 में कैसे उन्होंने एक संकल्प भी लिया था, यानी कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और फिर 2020 में अपने उस सपने को कैसे साकार उन्होंने किया। साथ ही काशी की भूमि से दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों को भी कैसे काशी से किसानों को संदेश दिया। आज आपको सुनना चाहिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से पहले आज वाराणसी के खजूरी गांव में वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे का लोकार्पण काशी का कायाकल्प करने वाला है। 6 लेन चौड़ी सड़क परियोजना के उद्घाटन से प्रयागराज से वाराणसी के बीच केवल 1.5 घंटे में सफर तय किया जा सकेगा। इस दौरान पीएम ने 2013 का एक किस्सा भी बताया। साल 2013 में मेरी पहली जनसभा इसी मैदान पर हुई थी और तब यहां से गुजरने वाला हाईवे 4 लेन का था। आज बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से ये हाईवे 6 लेन का हो चुका है।
प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों का जवाब भी वाराणसी से दिया। किसानों को अन्नदाता बताते प्रधानमंत्री ने उन्हें नमस्कार किया और विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया कि जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। प्रधानमंत्री की शिव भक्ति और मां गंगा के लिए उनकी अपार निष्ठा पूरी दुनिया जानती है। उनके रग रग में देशभक्ति बहती है और इसी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत पीएम मोदी ने देश को दुनिया में नया विश्व गुरु बनाने की ठानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी की शक्ति से ही, गंगा जल की शक्ति से ही वो काम कर रहे हैं, छल वाले दूर हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण की शुरुआत हर हर महादेव के नारे से की। हर हर महादेव। देव दीपावली के खास मौके पर वाराणसी में पीएम मोदी ने एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। देव दीपावली के लिए यहां भव्य तैयारियां दिखी। विशाल पांडे, वाराणसी, जी मीडिया। चलिए, पूरा दिन क्या कुछ हुआ हमने आपको जल्दी से बताने की कोशिश की और अब लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे। लगातार सुबह से दोपहर से आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी। विशाल, सारनाथ कब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सारनाथ के लिए रवाना हो गए हैं। लगभग 15 मिनट में प्रधानमंत्री मोदी सारनाथ पहुंचेंगे, जहां लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इस थीम पर लाइट एंड साउंड शो रखा गया है जो प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे, क्योंकि सारनाथ वो स्थान है जहां से भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद विदेशी पर्यटक भी ज्यादा तादाद में आते हैं, इसलिए सारनाथ को कैसे एक और ज्यादा बड़ा टूरिस्ट हब बनाया जाए, इस पर सरकार का फोकस रहा, पीएम मोदी का फोकस रहा। और लाइट एंड साउंड शो इसी महीने शुरू किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस लाइट एंड साउंड शो को आज देखेंगे। और खास बात यह भी है अमन की, देखिए, अब तक आपने प्रधानमंत्री मोदी को अलकनंदा क्रूज में सवार होकर गंगा यात्रा करते हुए देखा, अलग अलग घाटों पर दिए देखते हुए देखा, और अब प्रधानमंत्री मोदी लगभग 39 किलोमीटर सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे। संत रविदास घाट से वो बीएचयू होते हुए सारनाथ पहुंचेंगे। सारनाथ से फिर जब उन्हें वापस दिल्ली के लिए एयरपोर्ट पहुंचना है तो वहां से भी वो सड़क माध्यम से, रिंग रोड से वो एयरपोर्ट जाएंगे। इसके पीछे जो भाजपा के नेताओं ने हमें बताया कि पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र का पूरा दौरा करना चाहते, तो कम से कम उन इलाकों को उनके इस रूट में रखा गया ताकि वो देखें कि बनारस में कितना कुछ बदला। कई फ्लाईओवर प्रधानमंत्री मोदी ने बनवाया, रिंग रोड बनवाया, उस रिंग रोड पर आज प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से जाएंगे। संत रविदास घाट से सारनाथ 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर, 15 मिनट, बीच में रुकेंगे नहीं, सीधा सारनाथ। देखिए अमन, देखिए दूरी 39 किलोमीटर तो नहीं है, लेकिन जिस रूट से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जाया जा रहा है वो थोड़ा अपने संसदीय क्षेत्र को देखते हुए जाना चाहते हैं। तो कुल रूट ये बताया गया है कि लगभग 39 किलोमीटर होगा, जो कि सारनाथ से एयरपोर्ट की दूरी भी इसमें शामिल है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के उन इलाकों से होकर गुजरते हुए जाएंगे जहां पर उन्होंने काम कराया, क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ के वो सांसद भी हैं प्रधानमंत्री होने के साथ साथ, और इसीलिए वो अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। अमन, और इस वक्त की बड़ी खबर शैला रशीद से जुड़ी हुई है। शैला रशीद के पिता अपनी बेटी पर सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शोरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और वो अपनी बेटी से यानी शैला रशीद से अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। शैला के पिता अपनी बेटी के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं। सही सुन रहे हैं आप। पिता के मुताबिक शैला रशीद गलत गतिविधियों में शामिल है। पिता ये भी कहते हैं उनके घर पर देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शोरा, इनका नाम, दावा कर रहे हैं शैला ने कश्मीर की राजनीति में शामिल होने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आरोप उनका ये है, शैला रशीद ने राजनीति में शामिल होने के लिए 3 करोड़ रुपए लिए हैं। ये पिता कह रहे हैं शैला रशीद के, और साथ ही ये कह रहे हैं जिन लोगों से 3 करोड़ रुपए लिए गए हैं वो संदिग्ध लोग हैं। पहले सुनिए शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद शोरा क्या कह रहे हैं। अपने खून पसीने की कमाई से इनको पाला पोसा है अभी तक। मेरे को कमाई का पहला इंडिकेशन मिला जब मुझे 3 करोड़ रुपए का ऑफर मिला
इसको ज्वाइन कराने के लिए ज़हूर वटाली और रशीद इंजीनियर की तरफ से। इसको 8 दिन के बाद घर आना था और 8 दिन के बाद मेरी इसके साथ इसी इशू पे बहस हो गई। इसने मुझे कह दिया कि हमने पार्टी ज्वाइन की है जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और उसकी लॉन्चिंग भी होने जा रही है। मैं खुद भी उस लॉन्चिंग सेरेमनी में था, वहाँ पार्टिसिपेट किया मैंने, ये देखने के लिए कि किस तरह के लोग इसमें हैं। ये आप जब देखेंगे आगे चलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, इसमें 100% इन्वॉल्वमेंट टेरर फंडिंग का निकलेगा, बाहर की फंडिंग का निकलेगा। ये मेरी तरफ से कौन कौन से लोग इनके साथ मुलाकात? ये 2 तो फिलहाल इस वक्त कस्टडी में है, तो उन्होंने भी कुछ पर्दे खोले होंगे। ज़हूर वटाली और रशीद इंजीनियर इस वक्त टेरर फंडिंग में बंद है ना, तो एजेंसीज ने उनसे भी पूछताछ की होगी, उनको भी पता लग गया होगा कि कौन कौन लोग इसमें हैं। आपको इनकी तरफ से कोई ऑफर्स हुई या किसी तरीके की कोई ज्वाइनिंग के लिए उनके साथ? नहीं, मैं इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था ना शुरू से। मैं जब इंटरेस्टेड ही नहीं था, मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि ये नेशनल मेन स्ट्रीम में रहें। तो ये चीज़ें मेरी सोच से बाहर थी, मेरी समझ से बाहर थी। इतना लेविशली वो है पैसा एनजीओ चला रही हैं। देखिए ना, जो केस उन्होंने मेरे ऊपर डाला है उसमें तो वो मेंशन दैट इज़ अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, दैट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। उसमें ये मेंशन कर रही है कि ये बेकार है, बेरोज़गार है, इसकी बहन बेरोज़गार है। तो कीजिए ना, अकाउंट्स की जांच कीजिए, पता लग जाएगा कितने बेकार हैं ये। तो इस पूरे सिनेरियो को कहाँ देखते हैं आप? कहीं ये गलत रास्ते पे जा रही है, ये गलत रास्ते पे जा रही है और हमें बचाना है, बाकी लोगों को भी बचाना है जो इनकी वजह से ज़द में आ सकते हैं, हमें उनका भी बचा देना है। इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिल्कुल थॉरो इन्वेस्टिगेशन। मैं कहता हूँ अपनी तरफ से मैंने 2 बार रिपीट किया, एक तो पुलिस अपनी तरफ से करे और NIA भी अपनी तरफ से पूरी जांच करे। तो शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद इस वक्त जी न्यूज पर हैं। अब्दुल रशीद जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी ही बेटी शैला रशीद से अपनी जान को खतरा बता रहे हैं, और डिटेल्स दीजिए। आपने कहां पर शिकायत दर्ज कराई सर? शिकायत मैंने आज DG पुलिस के पास दर्ज की और यहाँ तक नौबत इसलिए आ गई कि उन्होंने मेरे ऊपर एक केस डाला हुआ था डोमेस्टिक वायलेंस का, जो मैंने की नहीं थी। और मैं भी अपनी तरफ से एक लीगल रेमेडी हासिल करने के लिए कोर्ट ही चला गया था पहले, जहाँ से मुझे एक लीगल रेमेडी मिल भी गई और मुझे सेशन जज ने, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने मुझे रेस्टोर किया घर में बाय एन ऑर्डर, बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑर्डर, तो जो कि मुझे एनफोर्स करना था लोकल पुलिस स्टेशन के SHO को। मैं वो ऑर्डर लेके उनके पास गया और 2 दिन से उन्होंने आनाकानी का थी इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में। खैर सैटरडे की शाम तक मैं उसको मनाता रहा SHO को, जब मुझे लगा कि ये शायद इम्प्लीमेंट करने में बाधा पैदा कर रहे हैं, और साथ में इन्होंने कुछ मोहल्ले वालों का भी साथ ले रखा था। और मुझे बार बार पुलिस कह रही थी कि कोर्ट कर रही थी कि उन लोगों से मिल के आप घर में जाओ। मैंने कहा मुझे उन लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास कोर्ट ऑर्डर है और वो कोर्ट ऑर्डर आपके नाम पे है, आपको मुझे रेस्टोरेशन करनी है घर में जाके। तो उन्होंने, मुझे लगा कि वो बेसिकली इंटरेस्टेड नहीं है, पता नहीं किन कारणों की वजह से ऑफिशियल्स इनके फेवर में थे, ये मेरे को नहीं मालूम। लेकिन जब मुझे लगा कि ये नहीं, मैंने पुलिस को वहीं पे कह दिया। उन्होंने तब तक मेरे से बॉन्ड भी ले लिया था कि मैं घर में जाके किसी तरह की वायलेंस वगैरह नहीं करूंगी, जो कुछ ऑर्डर में लिखा हुआ था, क्योंकि बॉन्ड तो दोनों साइड को देना था। मैंने अपनी तरफ से दे दिया। उसके बाद मैंने उनको फिर इंसिस्ट किया कि चलो आप मुझे घर ले चलो। उन्होंने कहा कि हम आपको घर में नहीं ले सकते हैं, आपको मोहल्ले वालों के पास जाना पड़ेगा। तो ये समझकर मैंने उनको कह दिया कि देखिए जी, आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं खुद ही चला जाता हूँ घर में। मैं चला गया, मेरे पास चाबियां थी, मैं घर में चला गया। इतने में इन्होंने, पुलिस ने शायद मैं या किसी और ने मैसेज किया था शैला को कि इस तरह होने जा रहा है, वो खुद ही घर में एंटर होने जा रहे हैं विद अ कोर्ट ऑर्डर। तो उन्होंने साकिब को मेरे पास मेरे सामने खड़ा कर दिया। जब मैं गेट के पास पहुंचा, उसके साथ कुछ और लोग भी थे। उन्होंने मुझे पिस्टल दिखाई, कहा घर में घुसने की हिमाकत नहीं करना वरना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ये पहली एक ऐसी सिचुएशन थी जो मुझे लगा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। इस चीज को देखकर मैं सीधा भाग गया और जम्मू मैंने
लैंड किया। डीजीपी से मैं आज मिला तो मैंने उनको राइटिंग में वो सारा कुछ एपिसोड बता दिया है राइटिंग में, जो कि प्रेस के पास भी है आप उसकी कॉपी, तो जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी उनको कि मेरी जान की रक्षा करे वो। अब्दुल रशीद जी, शैला रशीद ये कह रही फैमिली डिस्प्यूट है, फादर को डिसोन कर दिया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ना, अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो ये आज क्यों हो गया? ये तो शुरुआत से पहले था। अब जब डोमेस्टिक वायलेंस था तो ये इससे पहले ही चले जाते पुलिस के पास मेरी। आज 20 पे नौबत क्यों आ गई? इन्होंने केस में लिखा है कि मैं 84 से इनके ऊपर वायलेंस कर रहा हूँ, तो 84 से लेके आज तक मेरे ऊपर कम से कम 20-30 FIR तो कट गए होते। तो शैला रशीद तो शायद 2005 से कह रही है ना डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है। नहीं, उन्होंने आप केस देख लीजिए ना, केस हिस्ट्री इन्होंने जो मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस, उसकी कॉपी इनसे ले लीजिए, उसमें आपको डिटेल पूरी मिल जाएगी। ये बहानेबाजी है। हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो है ये 2017 से हो गया। इसके साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी। मैंने इसको अलाउ ही नहीं किया कश्मीर आने के लिए, पहले पॉलिटिक्स चलाने के लिए। ये झूठ बोल रही है, कोई वायलेंस वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई पुलिस या कोई और एजेंसी हो जो मुझे बताए कि ये 2020 से पहले कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि आपकी बेटी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। वो कौन सी गतिविधियां हैं जो गलत गतिविधियां यही है ना? देखिए ना, जिन लोगों के साथ मिले हैं वो क्या करवा रहे हैं? अगर वो बंद है, किस कार्य के अंडर वो बंद है? जिनकी पार्टी इसने ज्वाइन की है। आप नाम बताइए, आप नाम बता सकते हैं तो नाम बताइए। आप करोड़ों रुपए लेने की बात भी कह रहे हैं। ज़हूर वटाली और रशीद इंजीनियर इस वक्त अगर कस्टडी में है NIA की, तो चार्जेस क्या है उनके ऊपर, जिनकी पार्टी में ये शामिल हो गई है? तो चार्जेस यही है ना, टेरर फंडिंग के चार्जेस उन पर है। तो आप अपनी बेटी पर ही टेरर फंडिंग का आरोप लगा रहे हैं? देखिए ना, अगर ये गलत रास्ते में, एज अ फादर मैं कंसर्न नहीं हूँ, होना चाहिए इस बारे में। आप जब कंसर्न मैंने दिखाया, उसका रिपरकशन ये हो गया कि मेरे ऊपर ही वायलेंस होने लगी। तो मैं क्या कोई पागल आदमी था जो भागता जम्मू चला आया अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन मांगने के लिए? अब्दुल रशीद जी, आप जो बात कह रहे हैं, जब आप ये कहते हैं टेरर फंडिंग की बात कहते हैं, आप कहते हैं देश विरोधी गतिविधियां, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी बेटी के जो संबंध है या ताल्लुक है, रिश्ते हैं, वो आतंकियों से? मैं इस तरह का नहीं कहूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो जब आप अनलॉफुल कहते हैं तो मतलब क्या है उससे? मैं ये समझना अनलॉफुल से मतलब जो अनलॉफुल जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम से बाहर है, जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम से बाहर है उसको अनलॉफुल कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर ये उसी पार्टी से लिंक्ड है जिसके 2 लोग इस वक्त NIA की कस्टडी में, इसकी भी जांच हो जाए। जो केस इसने मेरे ऊपर लेवल किया है उसमें ये मेंशन कर रही है, ये अब तो ये लीगल शेप भी ले चुका है ये डॉक्यूमेंट, जिसके ऊपर इन्होंने मेरे खिलाफ केस किया है। उसमें लिखती है कि मैं बेकार हूँ, बेरोजगार हूँ। तो इसके जरा अकाउंट चेक कीजिए और देख लीजिए बेरोजगार के अकाउंट में कितना पैसा आता है और कितना जाता है, कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है। तो यही तो साबित करना है ना हमें। शुक्रिया अब्दुल रशीद जी। शैला रशीद के पिता जो ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, ये आरोप लगा रहे हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि टेरर फंडिंग की बात का आरोप भी वो लगा रहा है, जैसे कि अभी आपने खुद उन्हें कहते हुए सुना। मेरे 2 सहयोगी समय साथ में हैं। खालिद श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ, और मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ है। सबसे पहले खालिद, इस केस को लेकर आपके पास क्या सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है? क्योंकि बहुत बड़ी बात है, अब्दुल रशीद जो कि शैला रशीद के पिता हैं, वो कह रहे हैं टेरर फंडिंग की बात, वो देश विरोधी गतिविधियों की बात, वो अपनी बेटी के गलत लोगों के साथ संपर्क में होने की बात कर रहे हैं, वो करोड़ों रुपए उनकी बेटी द्वारा लेने की बात कर रहे हैं राजनीति में आने के लिए। देखिए, बिल्कुल अदिति, जिस तरह से ये खत जो उन्होंने लिखा है डीजीपी को, जिसमें उन्होंने प्रोटेक्शन मांगी है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें वो साफ कहते हैं कि 2018 में
वो इंजीनियर रशीद, हालांकि वो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सदस्य नहीं थे, वो उनकी पार्टी जो है वो अवामी इत्तेहाद पार्टी है, उनसे और ज़हूर अहमद वटाली जो अभी बंद हैं, दोनों लोग, ज़हूर अहमद वटाली जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है और एनआईए ने उन्हें टेरर फंडिंग मामलों में जो है कई सालों से अभी वो कैद में है, उनसे काफी मामले उन पर हैं, उनसे भेंट की 2018 में और उनको ऑफर किया गया कि 3 करोड़ रुपया वो ले लें और शैला रशीद को ज्वाइन करवाए पॉलिटिक्स। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की बात करें, जो शाह फैसल जो एक्स IAS ऑफिसर थे, टॉपर, उन्होंने लॉन्च की थी 2019 मार्च में, उसमें पहली बार जम्मू कश्मीर में जो बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था उस पार्टी का, उसमें शैला रशीद को देखा गया था एज ए जनरल सेक्रेटरी, उसने उसको ज्वाइन किया था। लेकिन दफा 370 जैसे ही हटाया गया तो उससे तुरंत बाद शैला रशीद ने वहां से जो है रिजाइन कर दिया। लेकिन आज जिस तरह से उसके खुद के पिता सामने आए हैं और यहाँ से जम्मू जाकर उनका कहना है कि यहाँ मेरी जान को खतरा था, वहां पर पहुंच के उन्होंने मीडिया के सामने खुद आए हैं और एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि उनकी बेटी जो है, उनके पास जो फंडिंग होती है, वो बेरोजगार है, वो पैसे कैसे आते हैं। तो निसंदेह इसमें एक जांच बनती है अब कि शैला रशीद के पास अगर वो बेरोजगार है, अगर वो कह रही है खालिद, जेएनके पुलिस क्या कह रही है, डीजीपी देखिए अभी सिंह क्या कह रहे हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लिखित तौर पर ये शिकायत दी गई है और उन्होंने इसे फॉरवर्ड किया है IGP कश्मीर को, और IGP कश्मीर जो है अब इस पे आगे की जांच बढ़ाएंगे। जो कंसर्न ऑफिसर्स है, एक तो उस पहलू को देखा जाएगा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत इनको घर में के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसका ये आरोप लगा रहे कि कंसर्न SHO ने उनका सहयोग नहीं किया, उस मामले पे जांच करेंगे। और दूसरा, जो शैला रशीद की एक्टिविटीज कश्मीर में रही है, उनके कहाँ संबंध रहे हैं, किन किन से मिले हैं, उनके बैंक अकाउंट्स, वो सब बातें अब वो क्योंकि लिखित तौर पर अब ये जो है एक शिकायत दर्ज हुई है, उस मामले पर आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि आज ही DGP ने ये मामला जो है IGP कश्मीर को दिया है और अब देखना होगा कि IGP कश्मीर इस मामले को आगे कैसे ले जाते हैं। जी खालिद, आप रहिए हमारे साथ। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ है। जितेंद्र, अक्सर असहिष्णुता पर लेक्चर देने वाली, नसीहतें देने वाली शैला रशीद के पिता उन्हीं पर असहिष्णु होने का आरोप लगा रहे हैं। एक तरीके से वो अपनी बेटी से ही जान का खतरा यहां पर बता रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए लिए गए राजनीति में आने के लिए। वो टेरर फंडिंग की बात करते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों की बात करते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी की बात करते हैं। हालांकि आतंकवादी गतिविधियों की बात करें या टेरर फंडिंग की बात करें तो आइडियोलॉजी की कॉन्फ्लिक्ट से कहीं आगे चली जाती है। बहुत संगीन आरोप है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी की अगर आप बात करें तो वो तो तभी दिखने लग गया था शैला रशीद का, जब वो JNU के अंदर वाइस प्रेसिडेंट थी स्टूडेंट जो वहाँ पर जो स्टूडेंट ग्रुप था उसकी। और जब आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार ने जब देश विरोधी नारे लगाए थे तो उसको लेकर के किस तरह से काफ़ी वोकल रही थी, धरने प्रदर्शन किए गए थे और लगातार ये कह रही थी कि ये गतिविधियाँ गलत है और गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। अब खुद शैला रशीद के पिता ने ही उनके ऊपर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए, और ना सिर्फ आरोप लगाए बल्कि बाकायदा जम्मू कश्मीर के DGP को चिट्ठी लिख करके कहा है कि जो टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार ज़हूर वटाली और राशिद इंजीनियर, उन्होंने बाकायदा शैला रशीद को अपने साथ शामिल किया है। बाकायदा पहले जब पिता से मीटिंग की थी 3 करोड़ रुपए देने की ऑफर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि शैला रशीद को उनके साथ जोड़ने के लिए वो मनाए। जब पिता ने मना कर दिया, लेकिन बावजूद इसके शैला रशीद ने उनसे मीटिंग की, और बाकायदा पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि जो 3 करोड़ रुपए उसके जरिए बेटी को देने के लिए कहा गया था वो बाकायदा कैश में दिए गए। ये बात सबसे अहम है इसके अंदर अदिति की, जो चिट्ठी में आरोप लगाए हैं शैला रशीद के पिता ने कि बेटी ने उनको कहा है कि दिल्ली के अंदर जो 3 करोड़ रुपए देने की बात की गई थी वो कैश में उन तक पहुंच गए हैं और आगे भी पैसे दिए जाते रहेंगे। और ज़हूर वटाली वो शख्स है अदिति जिसको टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो कि वहां पर सेपरेटिस्ट को यानी कि अलगाववादियों को और जो दूसरे आतंकी हैं उनको फंडिंग करने के लिए जो विदेशों से यानी कि खासतौर पर जो पाकिस्तान से हवाला के जरिए पैसा आ रहा था उस पैसे को रूट कर रहा था। यानी कि वहां पर जितने अलगाववादी थे, जितने आतंकी गतिविधियों में शामिल लोग थे, उन तक पैसा पहुंचाने का काम कर रहा था। ज़हूर वटाली एक बड़ा बिजनेसमैन है। राशिद इंजीनियर जम्मू कश्मीर के अंदर MLA थे और वो लगातार इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। तो ये जो 2 लोग गिरफ्तार हुए जो टेरर फंडिंग के मामले में, इन्होंने शैला
शैला राशिद के पिता से अब्दुल राशिद से मुलाकात की थी और ये ऑफर किया था। लेकिन हैरानी की बात है कुछ दिनों बाद शैला राशिद ने इस ऑफर को मान लिया और उसके बाद उनके साथ शामिल हो गई थी। इसी के बाद से जो शैला राशिद के पिता ने आरोप लगाया कि इसी के बाद से उनके लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि वो लगातार। जितेंद्र, संक्षेप में क्या अब ये माना जाए एनआईए की जांच शैला रशीद तक पहुंच सकती है? निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह के गंभीर आरोप शैला राशिद के पिता ने लगाए हैं, तो निश्चित तौर पर जो एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है, टेरर फंडिंग मामले की, निश्चित तौर पर शैला राशिद तक ये जांच आगे पहुंच सकती है, क्योंकि जहूर वटाली इसके अंदर वो शख्स है जो कि पैसों की फंडिंग कर रहा है और आगे रूट कर रहा है अलगाववादियों तक, आतंकियों तक, और उसी मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं टेरर फंडिंग को लेकर के। अब जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, निश्चित तौर पर ये जो जांच की आंच है वो शैला राशिद तक पहुंचेगी और उससे भी एनआईए इस पूरे मामले के अंदर पूछताछ कर सकती है आने वाले दिनों में। जितेंद्र, खालिद आप रहिए हमारे साथ। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त, शैला रशीद के पिता अब्दुल रशीद अपनी बेटी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी। साथ ही वो कह रहे हैं वो देश विरोधी गतिविधियों और टेरर फंडिंग तक का वो जिक्र कर रहे हैं। अपनी बेटी पर आरोप लगा रहे हैं कि टेरर फंडिंग के माध्यम से पैसा उन तक पहुंच रहा है। संगीन आरोप है। रशीद के पिता अब्दुल रशीद अपनी बेटी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही वो शैला रशीद के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की और टेरर फंडिंग के भी जैसे संगीन आरोप भी लगा रहे हैं। आपको बता देते हैं शैला रशीद की तरफ से ट्वीट किए गए हैं, 4 ट्वीट किए गए हैं। एक एक कर आपको बता देते हैं शैला रशीद क्या कह रही हैं। शैला रशीद कह रही हैं कि आप लोगों ने मेरे पिता का एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो कह रही हैं, जो आरोप उनके पिता लगा रहे हैं उसके लिए वो कह रही हैं वो वाइल्ड एलिगेशंस हैं, वो निराधार आरोप हैं उनके खिलाफ, उनकी माताजी के खिलाफ और उनकी बहन के खिलाफ। आगे वो कहती हैं कि उनके पिता जो हैं वो उनकी माताजी की पिटाई करते थे, गाली गलौज करते थे, और साथ ही वो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने यानी शैला रशीद और उनकी माताजी ने उनके पिता के खिलाफ एक्शन की बात की, इसीलिए उनके पिता द्वारा अब इस तरह का स्टंट लफ्ज का इस्तेमाल कर रही हैं कि स्टंट का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी शिकायत के खिलाफ। अपने खून पसीने की कमाई से इनको पाला पोसा है अभी तक। मेरे को कमाई का पहला इंडिकेशन मिला जब मुझे 3 करोड़ रुपए का ऑफर मिला इसको ज्वाइन कराने के लिए ज़हूर वटाली और रशीद इंजीनियर की तरफ से। इसको 8 दिन के बाद घर आना था और 8 दिन के बाद मेरी इसके साथ इसी इशू पे बहस हो गई। इसने मुझे कह दिया कि हमने पार्टी ज्वाइन की है जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और उसकी लॉन्चिंग भी होने जा रही है। मैं खुद भी उस लॉन्चिंग सेरेमनी में था, वहाँ पार्टिसिपेट किया मैंने, ये देखने के लिए कि किस तरह के लोग इसमें हैं। ये आप जब देखेंगे आगे चलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, इसमें 100% इन्वॉल्वमेंट टेरर फंडिंग का निकलेगा, बाहर की फंडिंग का निकलेगा। ये मेरी तरफ से कौन कौन से लोग इनके साथ मुलाकात? ये 2 तो फिलहाल इस वक्त कस्टडी में हैं, तो उन्होंने भी कुछ पर्दे खोले होंगे। ज़हूर वटाली और रशीद इंजीनियर इस वक्त टेरर फंडिंग में बंद है ना, तो एजेंसीज ने उनसे भी पूछताछ की होगी, उनको भी पता लग गया होगा कि कौन कौन लोग इसमें हैं। आपको इनकी तरफ से कोई ऑफर्स हुई या किसी तरीके की कोई ज्वाइनिंग के लिए उनके साथ? नहीं, मैं इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था ना शुरू से। मैं जब इंटरेस्टेड ही नहीं था, मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि ये नेशनल मेन स्ट्रीम में रहें। तो ये चीज़ें मेरी सोच से बाहर थी, मेरी समझ से बाहर थी। इतना लेविशली वो यूज कर रही हैं, पैसा एनजीओ चला रही हैं। देखिए ना, जो केस उन्होंने मेरे ऊपर डाला है उसमें तो वो मेंशन दैट इज़ अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, दैट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। उसमें ये मेंशन कर रही है कि ये बेकार है, बेरोज़गार है, इसकी बहन बेरोज़गार है। तो कीजिए ना, अकाउंट्स की जांच कीजिए, पता लग जाएगा कितने बेकार हैं ये। तो इस पूरे सिनेरियो को कहाँ देखते हैं आप? कहीं ये गलत रास्ते पे जा रही है, ये गलत रास्ते पे जा रही है और हमें बचाना है, बाकी लोगों को भी बचाना है जो इनकी वजह से ज़द में आ सकते हैं, हमें उनका भी बचा देते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल थॉरो इन्वेस्टिगेशन। मैं कहता हूँ अपनी तरफ से मैंने 2 बार रिपीट किया, एक तो पुलिस अपनी तरफ से करे और एनआईए भी अपनी तरफ से पूरी जांच करे। तो शैला रशीद के पिता टेरर फंडिंग की बात कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप शैला रशीद पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं जांच होनी चाहिए उनकी बेटी के खिलाफ। हालांकि शैला रशीद कह रही हैं घरेलू हिंसा का मामला है और उनके पिता निराधार आरोप लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सारनाथ से, बुद्धम शरणम गच्छामि लाइट एंड साउंड शो, अमिताभ बच्चन की आवाज में गौतम बुद्ध
के जीवन से जुड़ी ये प्रस्तुति। प्रधानमंत्री मोदी आज काफी व्यस्त उनका कार्यक्रम रहा, 7 घंटे वो वाराणसी में रहे हैं और इस वक्त सारनाथ से आप तस्वीरें देख रहे हैं। जहां आप बैठे हैं, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया और शुरुआत की एक नई विचारधारा की जो आज भी मानव जाति के लिए सार्थक है। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटें, यहाँ की गूंजती आवाजों को सुने और बुद्ध के कथन को अपने जीवन में उतारें। कुछ ही दूर एक शहर है, दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर जो इतिहास में कई नामों से जाना गया। सबसे पहले काशी, फिर बनारस और अब वाराणसी। मंदिरों की नगरी है ये, बाबा विश्वनाथ की। हर शाम शहर के अनगिनत घाटों पर भगवान को अर्पित संध्या आरती के असंख्य दिए जगमगा उठते हैं। आरती की ध्वनि जो मन को शांति प्रदान करती है। शहर एक अनोखा रूप धारण कर लेता है। यहां कई प्रसिद्ध संगीतकारों ने जन्म लिया और पले बढ़े। युगों से विश्व का आध्यात्मिक केंद्र रहा है ये शहर। 1916 में स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। वर्षों से जलती चिता की आग, मणिकर्णिका घाट। मान्यता है यहां पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मसाने में होई दिगंबर तेरे, मसाने में होई। महादेव तो रोज यहाँ होली खेलते हैं, रोज होली का दहन होता है। जिंदगी से धड़कती उमंगें सजोई ये गलियां, यहीं तो बसा करते थे कबीर, बसे थे तुलसीदास। मनुष्य के हाथों ने बनाई यह अभूतपूर्व नगरी, और वो ही शांति की तलाश में गंगा में डुबकी लगा तन और मन की शुद्धि पाने, आध्यात्म की जिज्ञासा लिए यहां खींचा चला आता है। वाराणसी सिर्फ एक प्राचीन नगरी ही नहीं, मनुष्य और उसकी श्रद्धा का इतिहास है। ये शहर कैसे बसे, इनको बनाया किसने? इन प्राचीन शहरों में बने राजमहल, ये किले इस बात का प्रतीक है कि यहां राजाओं का साम्राज्य रहा होगा। उन्होंने इन शहरों का, राज्यों का निर्माण किया होगा। कुछ शासक जो इतिहास के गलियारे में खो गए, और कुछ जिन्होंने इतिहास में अपनी जगह बनाई। कुछ ऐसे जिन्होंने क्षत्रिय वंश में जन्म तो लिया, लेकिन योद्धा नहीं बने, राज्य की सीमाएं नहीं बढ़ाई। आज आपको सुनाते हैं एक ऐसे राजकुमार की कहानी जो जन्मा तो राजघराने में, लेकिन सुख सुविधा और राजसी जीवन को त्याग आम। देश हित में फिलहाल इतना ही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.